हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में मैं आज आपके साथ एक और लैंडमार्क केस के बारे में बात करने वाला हूं और इस केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। सो दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज शाहबानो बेगम केस। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे, ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, केस का जजमेंट क्या था, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में ब्रीफ में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए केस को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस। ठीक है, तो यहां मैं केस के बैकग्राउंड के बारे में जब बात कर रहा हूं तो बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं वो देख लेने चाहिए, क्योंकि इससे हमें इस केस को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड ऑफ द केस, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, केस के फैक्ट्स के बारे में भी मैं अभी आपके साथ बात करूंगा जी। तो ये देखिए, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी को देखिए एक बार। तो जब आप सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी को देखेंगे तो शायद अब आपको ये सेक्शन थोड़ा सा मॉडिफाइड मिले, क्योंकि यहाँ पे जो 500 का अमाउंट है वो अब आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ये केस पहले का है, इसलिए आप इसको पुरानी वाली लैंग्वेज के हिसाब से रीड कर सकते हैं। सो 125 ऑफ द सीआरपीसी विच टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस के बारे में है, जिसमें लिखा हुआ है says that a first class magistrate could order a husband to provide a monthly allowance of up to rupees 500। तो ये 500 की लिमिट जो है ये बेसिकली अब आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगी, क्योंकि सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो चुका है। टू हिज वाइफ और डिवोर्स्ड वाइफ एज लॉन्ग एज शी हैड नॉट रीमैरिड। तो मेंटेनेंस को लेकर ये सीआरपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 125, और इसके साथ साथ एक और सेक्शन यहां पे है, दैट इज सेक्शन 127। Section 127 of the CRPC, which says that if a wife has paid any money on divorce under the personal law, तो अगर पर्सनल लॉ में वाइफ को कोई अमाउंट मिल गया है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, एनी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस पास्ड अंडर सेक्शन 125 वाज टू बी कैंसल्ड। तो 127 ने एक तरीके से क्या कर दिया, 127 ने एक तरीके से 125 का एक्सेप्शन जो था वो क्रिएट कर दिया, और ये बोल दिया कि अगर पर्सनल लॉ में वाइफ को कोई अमाउंट मिल चुका है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 125 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर 127 में वाइफ को पर्सनल लॉ में कोई अमाउंट मिल गया है। ऑलराइट, अब यहां पे बेसिकली हमें यह समझना है कि हम सीआरपीसी के सेक्शन 125 और 127 की बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट पर्सनल लॉ, जो हिंदू पर्सनल लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, उनमें क्या होगा, ये यहां पे समझने वाली बात है। तो अब एक काम करते हैं, केस के फैक्ट्स को समझते हैं। तो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मोहम्मद अहमद खान नाम के एक पर्सन थे एंड ही वाज ए प्रॉस्परस मुस्लिम लॉयर। इनकी दो वाइफ थी। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो थी शाह बानो जी, तो वो उनकी फर्स्ट वाइफ थी और उनके 5 बच्चे थे। एंड दे गेट मैरिड इन द ईयर 1932 एंड हैड 5 चिल्ड्रन। ठीक है, अब एक बार क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो बेसिकली अपनी फर्स्ट वाइफ को यूनिलेटरली डिवोर्स दे देते हैं। फर्स्ट वाइफ यहां पे कौन थी? शाह बानो थी। ठीक है, बाय प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक। तो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। अब जब मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम बात करते हैं कि तलाक के बाद में एक इद्दत की ड्यूरेशन होती है, मुस्लिम लॉ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, एंड ड्यूरिंग दैट इद्दत पीरियड, ठीक है, उस ड्यूरेशन में वाइफ को डिवोर्स दिया है हस्बैंड ने, तो वाइफ जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ठीक है, उस इद्दत की ड्यूरेशन में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये मैंने आपको इद्दत का कॉन्सेप्ट बताया। अब दूसरा मैं यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट होता है मेहर का कॉन्सेप्ट। मेहर का कॉन्सेप्ट, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेहर बेसिकली एक अमाउंट होता है जो हस्बैंड के साइड से वाइफ को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो हस्बैंड की फैमिली की तरफ से या तो वो मैरिज के टाइम पे दिया जाएगा या फिर वो अमाउंट देने का प्रॉमिस किया जाता है कि वाइफ को इतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। ये शादी के टाइम पे डिसाइड होता है और इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इस अमाउंट को मेहर का अमाउंट कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको दो चीजें यहां पे बताई है, एक मैंने आपको बताया इद्दत और दूसरा मैंने आपको बताया मेहर क्या होता है। नाउ सो एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ द हस्बैंड पेड 3000 रुपीज। तो हस्बैंड ने यहाँ पे, जो कि एक प्रॉस्परस लॉयर थे,
उन्होंने 3,000 रुपए की पेमेंट करी थी, विच वॉज ए प्री एग्रीड मेहर अमाउंट। प्री एग्रीड कैसे था? क्योंकि शादी के टाइम डिसाइड हुआ था। टू हिज वाइफ ड्यूरिंग इद्दत, ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। ठीक है, अब क्या होता है, अब शाह बानो जो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट वाइफ होती हैं, वो क्या करती हैं, एक पिटिशन फाइल करती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो बेसिकली क्या करती हैं, एक पिटिशन फाइल करती हैं बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट इंदौर। तो ये लोग बेसिकली एमपी में रहा करते थे, तो इंदौर में बेसिकली वो क्या करती हैं, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में एक पिटिशन फाइल करती हैं। अब सेक्शन 125 किसके बारे में है? नाउ सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी विच इज अबाउट मेंटेनेंस। ये मैंने आपको बताया है कि वो पूरी तरीके से मेंटेनेंस के बारे में है, जिसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात भी समझनी है कि हस्बैंड ने वाइफ को 3,000 रुपए की पेमेंट कर दी थी, 3,000 रुपए दे दिए थे, जो कि प्री एग्रीड मेहर का अमाउंट था, जो शादी के टाइम पे प्रॉमिस किया जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? नाउ तो शाहबानो जी ने जब यहाँ पे पिटिशन फाइल करी तो उन्होंने क्लेम किया मेंटेनेंस। और उन्होंने कितना मेंटेनेंस क्लेम किया? उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम किया कि मेरे हस्बैंड की जो एनुअल इनकम है इट इज़ अबाउट 60,000 रुपीज़। तो उन्होंने तब ये बताया कि उनके हस्बैंड की जो एनुअल इनकम है दैट इज़ 60,000 रुपीज़, और उसके हिसाब से उन्होंने कितना अमाउंट क्लेम किया, उसके हिसाब से उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम की। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इंदौर में थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको 25 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस दी जाएगी। 25 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस दी जाएगी। 25 रुपीज़ को आज के हिसाब से कंपेयर मत कीजिएगा, मैं आप सब लोगों को बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में अपील फाइल होती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील फाइल होती है, और ये अपील फाइल होती है इन द ईयर 1979। तो यहाँ पे जो ईयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो ईयर्स है 1978, 1979। तो शाहबानो ने बेसिकली क्या किया, अपील फाइल करी, शाहबानो जी ने एक अपील फाइल करी एमपी हाई कोर्ट में इन द ईयर 1979। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये होता है कि एमपी का जो हाई कोर्ट है वो उस अमाउंट को रिवाइज कर देता है। जो मेंटेनेंस का अमाउंट होता है उस अमाउंट को रिवाइज कर देता है, और अमाउंट बढ़ा कर दिया जाता है 179 रुपीज 20 पैसा एवरी मंथ। नाउ अब आप देखिए कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो अमाउंट डिसाइड किया था वो अमाउंट कितना था? 25 रुपीज एवरी मंथ। और उसके बाद में जब एमपी हाई कोर्ट में अपील की गई तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 179 रुपीज एवरी मंथ। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ 4 पॉइंट्स निकल कर आए हैं। वो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो मेहर का अमाउंट जो कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पे कर दिया था। दूसरा सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। उसके बाद सेक्शन 127 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 125 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर पर्सनल लॉ में कोई अमाउंट जो है वो अगर दे दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 25 रुपीज़ पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अप्रूव किया, और उसके बाद में अमाउंट इंक्रीज होकर कितना हो गया? अमाउंट इंक्रीज होकर हो गया 179 रुपीज़ 20 पैसा एवरी मंथ। उसके बाद में जो इनके हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। तो वो हस्बैंड यहाँ पे अपील फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और उन्होंने बेसिकली हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। और हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करके उन्होंने ये कहा कि ये जो हाई कोर्ट ने जो अमाउंट डिसाइड किया है ये अमाउंट पूरी तरीके से गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि अगर मेहर का अमाउंट हस्बैंड ने पे कर दिया है अपनी वाइफ को, ये मेहर का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में नहीं होता, मुस्लिम लॉ में होता है। सो पेमेंट ऑफ मेहर क्या हस्बैंड को इम्यून कर देगा? क्या वो हस्बैंड को इम्यून कर देता है, हस्बैंड ए मुस्लिम हस्बैंड, फ्रॉम सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी? सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी से क्या वो हस्बैंड को इम्यून करता है या इम्यून नहीं करता? ये सुप्रीम कोर्ट के पास में एक बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, और अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बनी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? वाई वी चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस थे जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस ई एस वेंकट रमैया, रंगनाथ मिश्रा एंड ओ चिन्नप्पा रेड्डी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच थी। और यहाँ पे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए गए
अब उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं और फिर समझते हैं कि इस केस में क्या कंक्लूजन्स निकल कर आए। सबसे पहले मोहम्मद अहमद खान की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि एज पर द मुस्लिम लॉ हस्बैंड की जो लाइबिलिटी है आफ्टर द डिवोर्स दैट एक्सटेंड्स ओनली अप टू द इद्दत पीरियड, जिसको 3 महीने कंसीडर किया गया था। ठीक है, कि हस्बैंड की जो लाइबिलिटी होगी वो बस 3 महीने तक ही होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। इद्दत का पीरियड मैंने आपको बताया कि दिस इज बेसिकली ए ड्यूरेशन जिसमें कि वाइफ जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ठीक है, और ये कहा कि दिस ओवरराइड्स द जनरल लॉ इन सीआरपीसी। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो पर्सनल लॉ का प्रोविजन है वो सीआरपीसी के प्रोविजन को क्या करता है, ओवरराइड करता है। तो उनका ये कहना था कि मैं जिंदगी भर जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं होगी मैं उनको मेंटेनेंस पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। ये मोहम्मद अहमद खान की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो मेहर का अमाउंट है वो मैं पे करने के लिए वो मैंने पे कर दिया है, और दूसरा जो इद्दत की ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन तक मैं क्या दूंगा, उन्हें मेंटेनेंस दूंगा, लाइफ टाइम नहीं दूंगा। और सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो कहता है कि मेंटेनेंस जो है वो देनी पड़ेगी। 127 में क्या लिखा हुआ है ये आप सब लोगों को पता है। नाउ सो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 वाज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये कहा गया अंडर सेक्शन 127 सिंस ही हैड टेंडर द मेहर एज अ पेमेंट ऑन डिवोर्स। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मेहर का अमाउंट दे चुका था और इस मेहर के अमाउंट को ही क्या कंसीडर किया जाए, दिस अमाउंट शुड बी कंसीडर्ड एज मेंटेनेंस। इस अमाउंट को मेंटेनेंस कंसीडर किया जाए। मैं एक बात आप सब लोगों को फिर से बता रहा हूं कि मेहर बेसिकली वो अमाउंट होता है जो शादी के टाइम पे प्रॉमिस किया जाता है। किसकी तरफ से, हस्बैंड की फैमिली की तरफ से वाइफ की फैमिली को प्रॉमिस किया जाता है। और बेसिकली जो ब्राइड होती है, ब्राइड को या तो वो अमाउंट शादी के टाइम पे दे दिया जाता है या फिर वो अमाउंट देने का एक प्रॉमिस किया जाता है। सो पेमेंट जो है वो डेफर हो सकता है, पेमेंट जो है वो डेफर हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि मेहर के अमाउंट को क्या कंसीडर किया जाए, इसी को मेंटेनेंस कंसीडर किया जाए, और इसलिए सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोहम्मद अहमद खान के आर्ग्यूमेंट थे, ये मैंने आपको बता दिया। और अब जरा बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्ग्यूमेंट्स आए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स आए ये हम लोगों ने देख लिया है। अब जजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो यहाँ पे क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है इट टॉक्स अबाउट, ठीक है, ये रिलीजियसली अगर हम बात करें तो रिलीजियसली न्यूट्रल है। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करता सेक्शन 125। और सेक्शन 125 का पर्पस है प्रोटेक्ट करना किसको, जितने भी डिपेंडेंट्स हैं किसी पर्सन के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करना, ये सेक्शन 125 का ऑब्जेक्टिव है। एंड देयर इज नो रीजन टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स फ्रॉम दिस सेक्शंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट में कहा कि अगर हम मुस्लिम वुमेन को इससे एक्सक्लूड कर देंगे तो उनके साथ ये खराब होगा, क्योंकि फिर मुस्लिम लेडीज ही क्या होंगी, वो एलिजिबल नहीं होंगी किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगी। क्योंकि रीजन क्या बनेगा, फिर सेक्शन 125 उसका एक रीजन बन जाएगा। 127 से आप 125 को कैंसिल करवा दोगे और ये बोल दोगे कि 125 मुस्लिम वुमेन पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो फिर मेंटेनेंस नहीं मांग पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि 125 सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिलीजन क्या है। ऑल राइट, ठीक है, सो देयर इज नो रीजन टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मुस्लिम पर्सनल लॉ डिड नॉट एड्रेस द सिचुएशन गिवन इन सेक्शन 125। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बेसिकली एड्रेस नहीं करता जो सिचुएशन जो है सेक्शन 125 में गिवन है। ओके, और ठीक है, तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी जो मैंने आपको बता दी कि अगर डिवोर्स होता है तो पर्सनल लॉ के हिसाब से एज पर द पर्सनल लॉ क्या पे किया जाएगा, मेहर शुड बी पेड। ठीक है, लेकिन आफ्टर द इद्दत पीरियड, आफ्टर द इद्दत पीरियड कौन हेल्प करेगा, सेक्शन 125 जो है वो बेसिकली मुस्लिम लेडी की हेल्प करता है। ठीक है, या किसी भी लेडी की, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आती हो, उसकी हेल्प करता है सेक्शन 125।
क्योंकि मेहर तो उसकी सिर्फ तब तक हेल्प करेगा जब तक इद्दत पीरियड है। एक अमाउंट आप उसे पे कर दोगे डिवोर्स के बाद में, लेकिन व्हाट अबाउट जब इद्दत पीरियड ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या होगा, इस बात को एड्रेस करता है कौन, इस बात को एड्रेस करता है सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में सीआरपीसी विल ओवरराइड, पर्सनल लॉ ओवरराइड नहीं करेगा, सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो ओवरराइड करेगा। सो दे आर एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, वो जो है क्लेम कर सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे जजमेंट दे दिया। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बेसिकली मना कर दिया इस बात को मानने से that the order for maintenance under section 125 could be cancelled under section 127। तो कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को मानने से मना कर दिया कि हम सेक्शन 127 से सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी को कैंसिल कर सकते हैं। ऑल राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया मेहर का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कंसिडरेशन है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि मेहर का मतलब क्या है, दिस इज कंसिडरेशन फॉर मैरिज, दिस इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर डिवोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कोर्ट ने कही थी कि मेहर का अमाउंट आप डिवोर्स के टाइम पे दे रहे हो, लेकिन मेहर का अमाउंट तो आपने शादी के टाइम पे प्रॉमिस किया था। तो मेहर इज बेसिकली ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज, नॉट फॉर डिवोर्स, नॉट फॉर डिवोर्स। ये बात समझ में आई आपको? और कोर्ट ने फिर क्या किया, कोर्ट ने फिर कंफर्म कर दिया किसको, मेंटेनेंस अमाउंट को कंफर्म कर दिया, जो कि एमपी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। 179 रुपीज 20 पैसा एवरी मंथ मोहम्मद अहमद खान को पे करना था अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ शाहबानो। तो ये कहा गया कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके ऊपर 10,000 रुपीज की लीगल कॉस्ट भी लगा दी गई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ वो अभी हमें डिस्कस करना है। इस केस के बाद में भी बहुत कुछ हुआ था, तो उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, अगर आप मुझसे जुडिशरी की क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप इन डेप्थ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग YouTube पे सब्सक्राइब कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 YouTube चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस मिलती हैं डेली एट 11 AM। तो आप इस चैनल पे आके मुझसे जुडिशरी की लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर अनअकैडमी का एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप जुडिशरी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने में मेरा कोड यूज़ करते हैं, माई कोड इज़ SAVY10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा लिमिटेशन एट का पूरा कोर्स अवेलेबल है। CPC का मेरा अभी कोर्स जो है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर ऑन गोइंग है, जहां मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं SAVY10। सो दिस इज माई कोड दैट यू कैन यूज़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी 3 तरह की क्लासेस जो हैं वो अभी ऑनगोइंग हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डेली होती हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो जो अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, उसको भी आप लाइव अटेंड कर सकते हैं और मेरे साथ अपने डाउट्स, अपने व्यूज़ जो हैं वो लाइव शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड तीसरी जो क्लास अनअकैडमी के ऊपर होती है मेरी, दैट इज अनअकैडमी प्लस। तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो मेरी क्लास होती है ये एक पेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो जुडिशरी के, अगर आपने जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लिया है।
आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली ये मेरा कोड यूज़ करना है, क्योंकि इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान है जो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ऑलराइट, स्पेशल क्लास मेरी अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे ज़रूर अटेंड कीजिए। ये पूरी तरीके से फ्री होती है और यहाँ इसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और लाइव भी अटेंड कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस स्पेशल क्लास के लिए। अटेंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे क्लिक करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी। और अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता रहा हूँ। टेलीग्राम पे टाइप कीजिए संयोग व्यास जुडिशरी, ये चैनल का नाम है और टेलीग्राम पे आप मुझसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जुडिशरी एग्जाम 360 को। ओके, तो अब वापस आते हैं हमारे केस के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब वापस केस के ऊपर आता हूँ। अब इस केस का जजमेंट तो आ चुका था, केस का जजमेंट आ चुका था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शाहबानो के फेवर में था। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि मेंटेनेंस तो पे करनी पड़ेगी हस्बैंड को, ठीक है। और इसके साथ साथ कोर्ट ने इस बारे में भी, कोर्ट का डिससेटिस्फैक्शन था कि एक यूनिफॉर्म जो कोड है वो इंडिया में बनना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि लेजिस्लेचर का ये एक तरीके से फेलियर है कि अंडर आर्टिकल 44 उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नहीं बनाया। ये कोर्ट का यहाँ पे ओपिनियन था, कोर्ट का यहाँ पे ओपिनियन था। उसके बाद में कोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई यूज नहीं रहेगा अगर कोई लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो। ओके, उसके बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नाउ उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से तब इंट्रोड्यूस किया जाता है एक नया लॉ। शाहबानो केस के बाद में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस लॉ का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स एक्ट 1986। तो द नेम ऑफ दिस एक्ट वाज द MWA, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स एक्ट 1986। अब इस लॉ में क्या लिखा हुआ था, इस लॉ के अकॉर्डिंग मेहर एंड मेंटेनेंस वर टू बी पेड टू ए डिवोर्स मुस्लिम वुमन ओनली ड्यूरिंग द 3 months इद्दत। अब इस लॉ ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऑल्टर करने की कोशिश की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में काफी लोगों के अपने व्यूज आए थे कि जजमेंट जो है ये अलग तरीके से दिया गया है, सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने MWA को इंट्रोड्यूस किया और MWA ने क्या कहा कि मेंटेनेंस कैसे पे किया जाएगा डिवोर्स मुस्लिम को, ओनली ड्यूरिंग द 3 months इद्दत, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था मेंटेनेंस जो है वो पूरी लाइफ मिलेगा, लेकिन इस लॉ ने बोल दिया कि सिर्फ 3 months का जो इद्दत पीरियड है उसी ड्यूरेशन तक क्या मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा। अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एक रिट पिटिशन फाइल कर दी गई। ये रिट पिटिशन किसकी तरफ से फाइल की गई थी, ये रिट पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी किसकी तरफ से, जो शाहबानो बेगम के जो लॉयर थे उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की गई जिनका नाम था डेनियल लतीफ़ी। तो उसे हम बोलते हैं डेनियल लतीफ़ी केस 1994। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करी और रिट पिटिशन फाइल करके ये कहा कि MWA जो है, ये जो नया लॉ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए एंड ऑल्सो कंसिडर इनैक्टिंग ए UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया। और पिटिशन को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये हमारे कॉम्पिटेंस में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बारे में फैसला लेने का राइट जो है वो किसके पास में है, इस बारे में फैसला लेने का राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, लेजिस्लेचर के पास में है, ठीक है। एंड यहां पे ऑलराइट, डेनियल लतीफ़ी ने यह भी कहा था कि ये जो MWA जो लॉ है ये बेसिकली वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है।
ये डेनियल लतीफ़ी की तरफ से कहा गया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे MWA एक्ट आ चुका था, कि हस्बैंड को बेसिकली इंश्योर करना होगा कि वो अपनी डिवोर्स वाइफ को मेंटेन करेगा ड्यूरिंग इद्दत मेंटेनेंस देगा, और इद्दत के बाद में भी एक लमसम अमाउंट जो है वो पे करेगा अपनी वाइफ को, जो कि रीजनेबल हो उसके फ्यूचर के लिए। एक लमसम अमाउंट जो है वो पहले ही पे कर देगा जो उसकी फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए क्या हो, रिक्वायर्ड हो। तो हस्बैंड को एक तरीके से डेली यानी मंथली जो अमाउंट है वो पे नहीं करना पड़ेगा मेंटेनेंस का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट हस्बैंड शुड पे ए लमसम अमाउंट, जिससे कि इद्दत की ड्यूरेशन जो कि 3 महीने की होती है उसके बाद में भी वाइफ क्या कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आज की डेट में क्या सिचुएशन है, तो आज की डेट में पोजीशन में आपको बताता हूं। नाउ ए डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमन कैन फाइल ए पिटिशन फाइल कर सकती है, आइदर अंडर द सीआरपीसी में फाइल कर सकती है रिकरिंग मेंटेनेंस के लिए मुस्लिम वुमन, और थ्रू द MWA। तो MWA लॉ के अकॉर्डिंग भी वो फाइल कर सकती हैं और लमसम सेटलमेंट अमाउंट मांग सकती हैं अपने हस्बैंड से, ताकि वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो उसको मेंटेन कर पाए। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का। उम्मीद करता हूं पूरा केस आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है, सारे फैक्ट्स की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन फ्यूचर आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।